हेलो 11th क्लास। आज फिज़िक्स में हमारा जो चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसमें पिछली क्लास में हमने कार्य बताया था, कार्य क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। ठीक है। और इसमें अंतर बताया था कि कार्यों के जो प्रकार है, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य में क्या अंतर होता है। तो इसको आप फिज़िक्स जो है तो आप घर पे अगर अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपसे समझ में आएगी। लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे, नज़रअंदाज करेंगे तो आपको दिक्कत होती आएगी, क्योंकि इसमें आगे भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के फार्मूले आएंगे। तो इसलिए आपको इसलिए बेसिक से पढ़ते जाइए, जितना समझ में आ रहा हो एक बार दो बार वीडियो को ज़रूर देखिए। अब हमें निकालना है कार्य का मात्रक और विमीय सूत्र। जैसा कि हमने पहले ही बता चुके हैं कि मात्रक और विमीय सूत्र क्या है, कि जब भी कोई भी नई डेफिनेशन आती है जो कि अभी तक हमने सुनी नहीं है, ये सुनी है लेकिन उसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी करने के लिए हमें क्या डेफिनेशन के बाद उसका मात्रक और विमीय सूत्र निकालना पड़ता है। तो कार्य क्या होता है पीछे बता चुके हैं, कितने प्रकार का होता है ये। अब इसका हमें मात्रक बताना है और विमीय सूत्र। तो मात्रक जैसा कि हम बताए दो प्रकार के होते हैं, एक सीजीएस पद्धति में और दूसरा एमकेएस पद्धति में यूज़ करते हैं हम ज़्यादातर। तो सीजीएस पद्धति में जो कार्य का मात्रक है वो क्या है, अर्घ। कार्य का मात्रक अर्घ है। फार्मूला हमने जैसे पीछे लिखा है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन एफ इंटू डी एस। पहले ही बताया कि अगर फार्मूला में पता है तो हम किसी का भी मात्रक निकाल सकते हैं। तो कार्य का मात्रक कितना हो गया, एक अर्घ। ठीक है। और बल का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक है सीजीएस पद्धति में डाइन होता है, और विस्थापन को सीजीएस पद्धति में हम किससे नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं। तो एक अर्घ बराबर एक डाइन गुणा एक सेंटीमीटर, तो बराबर एक डाइन सेंटीमीटर। ठीक है। तो एक अर्घ बराबर कितना होगा, एक डाइन सेंटीमीटर, या डाइन सेंटीमीटर को एक अर्घ बोले या एक अर्घ को एक डाइन सेंटीमीटर बोलेंगे। ये किसका मात्रक हो गया, सीजीएस पद्धति में कार्य का हो गया। अब हम एमकेएस पद्धति में आएंगे तो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल होता है। ठीक है। एमकेएस पद्धति में हम कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, जूल से प्रदर्शित करते हैं। तो अब जूल में फार्मूला सेम रहेगा। यहाँ पर फार्मूले पे आते हैं, ये डेफिनेशन दी है, इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो ये नहीं है, सीधा फार्मूले पे आए। W बराबर एम इंटू एस, सिर्फ सेम फार्मूला। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक है जूल। एमकेएस पद्धति में बल को किसमें नापते हैं, न्यूटन में। तो एफ की जगह क्या रखती है, न्यूटन। और मीटर लंबाई किसमें नापते हैं, मीटर में। चूँकि यहाँ एक के लिए निकाल रहे हैं तो सब जगह एक एक रखें यहाँ पर ना, एक जूल बराबर एक न्यूटन और एक मीटर। फार्मूला होगा एक जूल बराबर एक न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है। ये आपका ऐसा ही बोलेंगे यहाँ एमकेएस पद्धति में मात्रा का है। अब उसके बाद हमें पता है कि सीजीएस पद्धति में और एमकेएस पद्धति में मात्रकों में कुछ फ़र्क होता है। कितना फ़र्क होता है, पावर में 10 की पावर में निकालते हैं इसको। यहाँ संबंध है जूल और अर्घ में संबंध। ठीक है। इसके पहले न्यूटन में भी निकाले रहे, न्यूटन और डाइन में क्या संबंध होता है, यहाँ जूल और अर्घ में निकालेंगे। तो एक जूल बराबर क्या है, फार्मूला है एक न्यूटन इंटू एक मीटर। एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10 की पावर 5 डाइन पीछे पड़ चुके हैं। और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो ये जूल जो कि एसआई में रहा, अब इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सीजीएस में। डाइन और सेंटीमीटर किसकी मात्रक है, सीजीएस में। 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। ठीक है। डाइन सेंटीमीटर को हम क्या बोलते हैं, अर्घ बोलते हैं। तो 10 की पावर कितना आ गया, 7 अर्घ। तो एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, 10 की पावर 7 अर्घ होते हैं। ठीक है। तो जब भी कोई मात्रा निकालते हैं तो हम उसका सीजीएस और एमकेएस दोनों में उसके मान निकालते हैं। जैसे एक मीटर किस में, एमकेएस में, लेकिन अगर हम सीजीएस में लेंगे तो एक मीटर बराबर कितना लेना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर लेंगे। उसी तरह हम कार्य को अगर एक जूल लेते हैं एमकेएस में, अगर सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो हम कितना लेंगे, 10 की पावर 7 अर्घ लेंगे। तो ये इसका मात्रा हो गया। अब विमीय सूत्र पे आते हैं, कार्य का विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र के लिए भी फिर फार्मूले पे आना पड़ेगा। फार्मूला हमें W बराबर एफ इंटू एस। ठीक है। एफ का विमीय सूत्र, एफ क्या है, बल है, बल का विमीय सूत्र। और एस क्या है, विस्थापन, दूरी बोले का विमीय सूत्र। एफ का विमीय सूत्र एम एल टी की पावर -2 होता है, और एस लंबाई का तो एल ही होगा। तो एल की पावर 1 और 1 कितनी होगी, एल की पावर 2, और ये एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ये कार्य का आ गया। तो कार्य को याद करने के लिए आपको बल का याद होना चाहिए। अगर बल का नहीं याद है तो फिर बल के इसी फार्मूले से निकालेंगे, एफ बराबर एम ए से। तो स्टेप से अगर आपको एक के बाद एक अगर विमीय सूत्र आपको खास तौर से बल और जूल और कार्य के, तो आपको याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी। ये हो गई हमारा कार्य। अब अगला है
ऊर्जा की हम बात करेंगे, ठीक है, कि ऊर्जा क्या होता है और कहाँ से ये उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा क्या है, एग्जाम्पल हमें दिया है, दैनिक जीवन हम देखते हैं कि बहती हुई पानी लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आता है। आंधी तूफान के समय हवा के झोंकों से पेड़ पौधे गिर जाते हैं, मकान की छत उड़ जाती है, बंदूक से दागी गई गोली लक्ष्य को घुस जाती है, स्प्रिंग वाली घड़ी में चाबी भरने से सुइयाँ चलने लगती हैं। इन उदाहरणों से पता चलता है कि वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है, ठीक है, कि प्रत्येक वस्तु, अगर पूरे पृथ्वी की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, तो प्रत्येक वस्तु चाहे वो कोई सी भी हो, उसके अंदर एक कार्य करने की एक क्षमता होती है, एक शक्ति होती है, जिससे वो क्या करती है, किसी वस्तु को कार्य कर सकती है। हम ही है, मान ली कि हमारे अंदर क्षमता है 50 किलो का वजन उठा सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति 100 का उठा सकता है, कोई व्यक्ति 25 उठा सकता है, कोई 40 उठा सकता है। तो सबकी क्षमता कैसी है, अलग अलग है, लेकिन हर व्यक्ति काम कर सकता है। यहाँ भी बहुत से टाइप के एग्जाम्पल दिए गए हैं, हवा के एग्जाम्पल दिए गए हैं, गोली के एग्जाम्पल दिए गए हैं और स्प्रिंग के एग्जाम्पल दिए गए हैं। इससे ये पता चलता है कि सारी वस्तुएं कुछ ना कुछ कार्य कर रही हैं अपनी क्षमता के हिसाब से, ठीक है। तो किसी वस्तु के कार्य करने की कुल क्षमता को उसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। जो भी वस्तु जितना कार्य कर सकती है उसके अंदर उसको, इसके लिए उसे क्या है, कुछ की आवश्यकता पड़ेगी, उसी जिसे हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा कहते हैं, ठीक। कोई वस्तु में कार्य करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, जितना उसके अंदर क्षमता होगी, उस क्षमता उसे कहाँ मिलेगी, ऊर्जा से मिलेगी। तो किसी वस्तु के कार्य करने की कुल क्षमता को उसकी क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और या यही बोल सकते हैं, प्रत्येक कार्य को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जब ऊर्जा ही नहीं होगी तो कार्य कहाँ से कर पाओ। तो ये चूँकि ऊर्जा है, ये देखा जाए तो अगर हम इसको बोल सकते हैं ये कार्य ही है, ठीक है। ऊर्जा क्या है, कार्य ही है, तो इसका मात्रक और विमी सूत्र दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। चूँकि ये मान काम अलग है लेकिन नाम वही है, ठीक है। तो इसलिए इसका देखे जाएंगे तो इस प्रकार ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा जूल, ऊर्जा कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। और एक विमी सूत्र इसका सेम, तो सेम आएगा, बाकी कुछ नहीं है। अब ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहली होती है गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। किसी वस्तु की विशेष गति, स्थिति, विन्यास के कारण जो भी ऊर्जा होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कुल ऊर्जा मतलब रुकी हुई हो, चाहे गति कर रही हो, चाहे उसकी कोई विशेष स्थिति हो, तो उसकी ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब स्थिर ऊर्जा, गति ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण, जो स्थिति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे हम स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे, और गति के कारण जो उत्पन्न होगी उसे हम क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे। तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी। अगर इस डेफिनेशन को आप अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से डेफिनेशन पढ़ना है, लिखना है, और जो मात्रक हमने कराया कार्य के वो लिखना है, और पिछले क्लास में जो बताए थे, ठीक है। तो इतना कर सकते हैं आप। इसके बाद अगली क्लास में इसका डेरिवेशन कराएंगे कि गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु की अगर गतिज ऊर्जा निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, ठीक है। ओके, इस क्लास में।